चलिए देख लीजिए, तो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स का योगदान काफ़ी हर एग्ज़ाम में है आपका, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं करंट अफेयर में, वही चीज़ मैं आपको सेलेक्टेड चीज़ बता रहा हूं, सिर्फ़ और सिर्फ सेलेक्टेड चीज़, जिसको देखकर आपके एग्ज़ाम में नंबर बढ़ सकते हैं। जब आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का जब सेट का आप जब टेस्ट देंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि नहीं करंट अफेयर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम पूरा करंट अफेयर वो सारे सेलेक्ट किए हैं जो काफ़ी टॉप एंड मस्ट है, देख लेना काफ़ी ज़रूरी है हर एग्ज़ाम के लिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ बोला है कि जल स्रोत का पहली बार गणना हुआ है, लेकिन ये पूछा जाएगा कि कौन मंत्रालय किया है, तो जल शक्ति मंत्रालय। तो जल स्रोत है तो जल शक्ति मंत्रालय, तो याद ही रहेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि जल क्षेत्र जो है ना, जल जो है ना कितना प्रतिशत ग्राम में गणना किया है, तो 97.1% ग्राम में है और 2.9% ही शहर में है, अर्थात शहर में जल का कमी देखा गया है। उसके बाद है सबसे अधिक तालाब का जल का गणना किया गया है, 59.5%। तो आपको तालाब याद रखना है। पूछेगा कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो गणना किया गया है, रिपोर्ट आया है, उसमें कौन सा जल जो है ना सबसे ज़्यादा रहा है, तो तालाब का जल याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल में तालाब और जलाशय की संख्या ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा तालाब और जलाशय की संख्या कहाँ देखा गया है, तो पश्चिम बंगाल में, ये चीज़ पूछा जाएगा। वही तमिलनाडु में झीलों की संख्या है, जिला यहाँ लिखा गया, यहाँ झील होगा, ठीक है, याद रखिएगा। झीलों की संख्या सबसे अधिक है, जो कि पहले भी बता चुके हैं हम कि सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या तमिलनाडु में। अब हम बता रहे हैं कि जल संरक्षण योजना में महाराष्ट्र का सबसे अग्रणीय रहा है, मतलब जल को बचाने में सबसे आगे अगर कोई रहा है तो महाराष्ट्र रहा है, ये ध्यान रखिए। खाद्य सुरक्षा सूचकांक से आप थोड़ा सा जान लेते हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये सूचकांक इंडेक्स दिया गया है। मतलब जो भी इंडेक्स आता है कोई ना कोई मंत्रालय या कोई ना कोई संस्था देती है। तो यहाँ पे कौन सी संस्था है पूछा जाएगा सीधे कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, तो परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा जारी किया गया है। टॉप में कौन रहा है, तो सबसे अच्छा खाद्य सुरक्षा में केरल रहा है। वही सबसे ये बड़े राज्य में हो गया, छोटा राज्य में गोवा रहा है। मतलब सबसे अच्छा सेफ्टी कहाँ है खाद्य का, तो केरल में, और सबसे अच्छा छोटे राज्य में कहाँ है, तो गोवा में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश होगा यहाँ, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, छोटा राज्य पूछा जा रहा है या बड़ा राज्य पूछा जा रहा है या केंद्र शासित प्रदेश पूछा रहा है, तो आपको यही ध्यान रखना है। एक वो केरल है, गोवा है और जम्मू कश्मीर। क्या केंद्र शासित प्रदेश है, पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश, 370 हट गया, तो पहले राज्य था, राज्य को ही ना तब्दील कर दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। चलिए आगे देख लीजिए, नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक। अब स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया है, तो नीति आयोग। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें भी आपको केरल जो है ना टॉप पर रहा है, उसके बाद तमिलनाडु रहा है, उसके बाद तेलंगाना रहा है, यानी नंबर 1 पर केरल। स्वास्थ्य सूचकांक में भी, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भी केरल टॉप पर रहा है। वही नीति आयोग के द्वारा जो सूचकांक जारी किया गया है स्वास्थ्य का, तो उसमें भी केरल टॉप पर रहा है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर रहा है, तेलंगाना तीसरे नंबर पर रहा है। सबसे नीचे स्थान पर जो है ना बिहार रहा है अपना, बिहार स्वास्थ्य के रैंकिंग में सबसे खराब अगर स्थिति बिहार का है, स्वास्थ्य का है तो बिहार का। ठीक है, अब ये कितने नंबर पर है, तो 19वां रहा है। ओवरऑल 19 राज्य में गणना हुआ है, जिसमें से 19 राज्य में 19वां नंबर आया है बिहार का और 18वां नंबर आया है उत्तर प्रदेश का। इस बात को ध्यान रखें। अब है NIRF रैंकिंग। ठीक है, तो इसमें मद्रास जो है ना सबसे टॉप पर रहा है, याद रखिएगा। NIRF रैंकिंग जारी किया गया है, उसमें मद्रास IIT मद्रास जो है ना टॉप पर रहा है। बस इस बात को ध्यान रखना है। इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है। सबसे अधिक गोवा में इंटरनेट यूजर है, मतलब गोवा में इंटरनेट यूजर अगर सबसे ज़्यादा है तो गोवा में है, याद रखिएगा। सबसे कम बिहार में है। सबसे यूजर जो है ना, यूजरों की संख्या, ये रिपोर्ट आया है इंटरनेट रिकॉर्ड का, तो इसमें देखा गया है कि बिहार में सबसे कम इंटरनेट यूज हो रहा है, वही गोवा में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर है। क्योंकि गोवा में एक भी व्यक्ति नहीं है जो नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति कर रहा है। और बिहार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी गरीब हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इंटरनेट का यूज नहीं कर पा रहे। कर तो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन
सबसे ज़्यादा अगर है तो गोवा में टॉप पर। अगर डाउट आपको लगता है तो एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा गूगल सर्च करके, ठीक है। एडुटेरिया गलत कभी नहीं छापता है। देख लीजिए स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है ना, 7वां रिपोर्ट आया है स्वच्छ सर्वेक्षण का। तो पूछा जाएगा कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी हुआ है, तो 7वां। इसमें जो है ना टॉप पर रहा है इंदौर। कौन रहा है? और लगातार 6ठी बार ये टॉप पर रहा है, एक बार नहीं, पहला बार, दूसरा बार, ये 6 बार। मतलब कहने का मतलब है कि लगातार 6ठी बार जो है ना ये, इसमें एक ही बार ये मात्र नहीं टॉप पर रहा है, ना तो सब बार टॉप पर रहा है। 7वां बार संस्करण हुआ है जिसमें 6 बार यही टॉप पर रहा है। 1 लाख से कम जनसंख्या में पंचगनी टॉप पर रहा है। पंचगनी एक जिला है जो 1 लाख से कम जनसंख्या में है, तो वो पंचगनी जो है ना टॉप पर रहा है। बोला है 7 स्टार दिया गया है इंदौर को। तो पूछा जाएगा कि 7 स्टार किसको दिया गया है? इंदौर को। जो टॉप पर रहा है वो उसको 7 स्टार, ठीक है। अब 5 स्टार होगा यहाँ पे 5 स्टार होगा, यहाँ हाईवे लिखा गया है 5 स्टार, ठीक है। 5 स्टार भोपाल, मसूरी, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम, सूरत को मिला है। तो कितने को मिला है? 1 2 3 4 5, 5 को के 5 स्टार मिला है, ठीक है। 5 स्टार की 5 को के दिया गया है। भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम, सूरत। वही अच्छा कितने स्टार मिलते हैं? तो स्टार मिलते हैं 7, 5 और 3। 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार, ठीक है, याद रखिएगा। तो 5 स्टार के अंतर्गत इसको मिला है, और मात्र एक ही शहर है जिसको 7 स्टार मिला है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया स्वच्छ रिपोर्ट। अब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स स्विस संगठन के द्वारा जारी करता है। स्विस विदेशी है संगठन, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें देख लेते हैं क्या है। बोला है 20 सबसे प्रदूषित शहर मतलब का आंकड़ा लिया गया है, जिसमें से 14 को शहर आपका भारत का है, ठीक है। 20 को सबसे प्रदूषित शहर मतलब का गणना हुआ है, जिसमें से 14 शहर किसका आया है? भारत का। सबसे प्रदूषित देश अगर बात किया जाए तो चाड है, ठीक है। चार्ट लिखा गया है, चाड होगा। क्या होगा? चाड जो है ना, ये सबसे प्रदूषित देश है, किस सूची में आया है। वही भारत का स्थान इसमें 8वां रहा। भारत कितने नंबर पर रहा है? 8 नंबर। पूरे ओवरऑल देश में बात किया जाए तो भारत 8 नंबर पर रहा है। लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। लाहौर दुनिया का सबसे, शहर पूछेगा तो आपको लाहौर होगा, लेकिन देश पूछेगा तो चाड होगा। क्या? हाँ, लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। यानी कि सबसे, अगर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कोई है तो वो लाहौर है, ठीक है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो भिवाड़ी राजस्थान का है, ठीक है। भिवाड़ी राजस्थान, इस बात को ध्यान रखिए। भारत का सबसे प्रदूषित महानगर की बात करें तो कोलकाता है। दरभंगा दूसरे नंबर पर है प्रदूषित में। भारत में दरभंगा दूसरे नंबर पर है और पटना 6ठे नंबर पर है। तो दरभंगा और पटना को याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको बिहार की चीज़ें पूछा जाए, ठीक है। पूछा जा सकता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आया है उसमें दरभंगा का स्थान क्या रहा है, या बिहार में टॉप पर कौन रहा है। तो बिहार में टॉप पर कौन रहा है? दरभंगा। आगे समझ में। चलिए आगे है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जिसको हम नवाचार सूचकांक कहते हैं। नवाचार सूचकांक, इनोवेशन को मतलब होता है नवाचार, ठीक है। तो इसमें कर्नाटक टॉप पर रहा है। कौन रहा है? तो नवाचार सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इससे इतना ही जानकारी जरूरत है। भारत का नया संसद भवन। अब भारत का, जैसा कि आपको पता है कि भारत का नया संसद भवन बना है, तो नया संसद भवन से आपको पूछा जा सकता है। उद्घाटन अवसर पर 75 रुपया का सिक्का जारी हुआ है। मतलब जब भारत का संसद भवन का उद्घाटन किया गया उस समय एक सिक्का जारी किया गया। वो पूछा जा सकता है कि कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? 75 रुपये का सिक्के। क्या पब्लिक? वो सिक्का जारी किया गया है। अब जनरली अब उसका या तो यूज करे या ना करे, लेकिन जनरली जारी किया गया है 75 रुपये का सिक्का। अब है ये जो है ना प्रोजेक्ट जो है ना, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। तो पूछा गया है, कई एग्जाम में आ भी चुका है कि किस प्रोजेक्ट के तहत जो है नया संसद भवन का निर्माण हो रहा है। पहले कह रहा था हो रहा है, लेकिन अब पूछेगा हुआ है, ठीक है। तो किसके तहत हुआ है? सेंट्रल विस्टा के, ठीक है। अब इसका पूछेगा आकृति कैसी है? तो त्रिकोणीय आकार की है। आकृति कैसी है? त्रिकोणीय। क्या हो रहा है इसको? तबीयत खराब हो गई?
चलिए देख लीजिए। 75 रुपये वाला का त्रिकोणीय आकार है सर। नहीं, डिजाइन उसको संसद भवन का त्रिकोणीय आकार है। संसद भवन ऐसे ऐसे बना हुआ है, आगे समझ, इसको कहते हैं त्रिकोणीय आकार का, मतलब एक ऐसे नहीं बना है संसद भवन, इसको ऐसे बनाया गया है। आगे समझ में, 3 मुख्य द्वार है इसमें, 3 मुख्य द्वार है। एक जल में जाता है, एक नभ में आकाश में जाता है, एक थल में जाता है। ठीक है, जल, नभ और थल में जाते हैं। 3 मुख्य द्वार है इस संसद भवन के। तो पूछा जा सकता है कि कितने द्वार हैं, तो 3 द्वार है। कौन कौन द्वार है? जल, नभ और थल। ठीक है, अब जिसे हम जल द्वार को हम कहते हैं शक्ति द्वार, नहीं ज्ञान द्वार। जल द्वार को ज्ञान द्वार नाम रखा गया है, वही नव द्वार को आपको शक्ति द्वार नाम रखा गया है, और थल वाला को कर्म द्वार, यहाँ कर्म होगा, कर्म द्वार नाम रखा गया है। ठीक है, याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि जल द्वार को क्या नाम रखा है, तो ज्ञान, वही नभ का क्या रखा है, शक्ति, और उसके बाद कर्म को क्या कर्म किसका रखा गया है, थल को, याद रखिएगा। उसके बाद है, यह ग्रेनाइट बलुआ पत्थर से बना है, याद रखेंगे, ये ग्रेनाइट बलुआ पत्थर से बना है, जो कि राजस्थान से बलुआ पत्थर आया है, ये बात भी पूछा जा सकता है। कुल 888 लोकसभा सीट है। ठीक है, उसमें कुल कितने सीट है, 888। तो हो सकता है कि 2026 में परिसीमन होने वाला है। हो सकता है कि अब 552 से ये बढ़े, 552 अभी फिलहाल में है, मतलब 552 सीट ओवरऑल है। तब ओवरऑल 552 सीट है, तो अब जो है ना 2026 में जब परिसीमन होगा तो ये 552 बढ़ के आगे जाएगा। इसीलिए अब सोच समझ करके 888 बनाया गया कि कुछ सालों तक ये चले। अभी डेट तय हो चुका है कि 2026 में परिसीमन होगा और सीटों के जो है ना बढ़ोतरी घटोतरी होगा। 1971 में ये बढ़ाया घटाया गया था, 1971 में, तब से 2026 में तय कर दिया गया कि अब एक के बार बढ़ेगा, कब, 2026 में। तो अब 2026 में जब बढ़ जाएगा तब फिर तय कर दिया जाएगा कि कब बढ़ाना है। आगे समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। टोटल सीट कितने हैं, 888। और राज्यसभा में कितने बनाए गए हैं, राज्यसभा के लिए 384। अभी मैक्सिमम अभी 250 है। ठीक है, मैक्सिमम 250 है, ये 384 बना दिया गया है। आगे समझ में, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है। कौन बनाया है, टाटा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये ध्यान में कर लीजिए, टाटा के द्वारा इसको प्रोजेक्ट में लिया गया है। आगे है भारत में प्रमुख नियुक्तियाँ। अब भारत में जो नियुक्ति हुए हैं उस नियुक्तियाँ से भी पूरा प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नियुक्ति में बोला है कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, जो कैबिनेट सचिव है भारत का वो राजीव गाबा है, याद रखेंगे। विदेश सचिव जो है उसका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, विदेश सचिव का क्या नाम है, विनय मोहन क्वात्रा। तब बी से विनय और बी से विदेश, ये बात अगर ध्यान रखिएगा तो उस समय कन्फ्यूजन नहीं होगा। वही कैबिनेट में कौन है, राजीव गाबा। भारत के लेखा नियंत्रक, ठीक है, लेखा नियंत्रक पूछा है तो श्री एस दुबे है। कौन है, एस दुबे। एक होता है लेखा नियंत्रक CGA, एक होता है CAG। ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये लेखा नियंत्रक अभी जो है ना एस दुबे है, लेकिन CAG कैग बोलेगा तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है CBI के प्रमुख परवीन सूद, CBI के प्रमुख परवीन सूद को बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद रॉ के प्रमुख आपको रवि सिन्हा है, रॉ के रवि सिन्हा और CBI के परवीन सूद। उप गवर्नर हाल ही में बने हैं एक, उसका नाम है स्वामीनाथ जानकी रमन। ठीक है, स्वामीनाथन जानकी रमन। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में, अभी हालांकि मुख्य जो गवर्नर, जो मेन गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर का है शक्तिकांत दास। लेकिन उप गवर्नर किसे बनाया गया है, उप गवर्नर की संख्या 4 होती है टोटल, उसमें से एक का बदलाव हुआ है जिसका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, CBC के अध्यक्ष, ठीक है, CBC परवीन कुमार श्रीवास्तव है। मतलब CBC अलग है और CBI अलग है, याद रखिएगा। तो CBC के जो अध्यक्ष बनाया गया है वो परवीन कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया। वहाँ भी परवीन है CBI में, और यहाँ CBC में कौन है, परवीन कुमार श्रीवास्तव। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसका नाम मैं पहले भी बता चुका हूँ, रवनीत कौर, प्रथम महिला है ये। ठीक है, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन आयोग के चुने जाने वाली प्रथम महिला रवनीत कौर है, इसलिए रवनीत कौर का नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है
22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, 22 ये भी प्रथम महिला बनी है, ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। और रेलवे बोर्ड के अनिल कुमार लोहाटी, ठीक है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल कुमार लोहाटी। अध्यक्ष नहीं है, सीईओ। कौन है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव कमिश्नर होता है, याद रखिएगा। आगे है यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? जो यूपीएससी सबसे ऊपर लेवल का है, यूपीएससी, इसके अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग होता है, इसके अध्यक्ष बनाए गए मनोज कुमार सोनी को, मनोज कुमार सोनी। अब एलआईसी के अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती, सिद्धार्थ मोहंती, एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती, यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज कुमार सोनी। ओएनजीसी के अध्यक्ष, आज ही ओएनजीसी की स्थापना वर्ष पूछे थे, किसी को याद है क्या? वेरी गुड, 1956 में ओएनजीसी की स्थापना हुआ। इसका जो अध्यक्ष बना है अरुण कुमार, ठीक, अरुण कुमार सी होगा, ठीक है, अरुण कुमार सी को ओएनजीसी की क्या है, अध्यक्ष बनाया गया है। नबार्ड के अध्यक्ष बना है केवी साजी होगा, ठीक है, ये मिस्टेक है थोड़ा सा टाइपिंग, केवी साजी है, क्या नाम है इसका? केवी साजी, ठीक है, केवी साजी, ये ध्यान रखेंगे, नबार्ड के अध्यक्ष हैं ये, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसमें, टाइपिंग में देख लेंगे, सुधार लेंगे इसको। बोला है बीसीसीआई, बीसीसीआई जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष बनाया गया रोजर बिन्नी को, किसको बनाया गया? रोजर बिन्नी। जो भी भारत में क्रिकेट का जो देख रेख का नियंत्रण करता है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष ही करते हैं, तो ये इसके जो अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है NHAI, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, NHAI मतलब जो भी नेशनल हाईवे बनाता है ये NHAI बनाते, इसी की अध्यक्षता में बनती है, तो ये अभी संतोष कुमार यादव है। कौन है? संतोष कुमार यादव। NHAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? संतोष। वही ट्विटर के CEO कौन बने हैं? लिंडा, ठीक है, याकरीना, लिंडा याकरीना बने हैं, याद रखिएगा, लिंडा याकरीना, मतलब ट्विटर के जो CEO हैं वो लिंडा याकरीना है। ICC के अध्यक्ष जो है, जिसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट का जो संचालन करता है, वो है ग्रेग बर्गले। क्या नाम है इसका? ग्रेग बर्गले, याद रखिएगा, ग्रेग बर्गले। और बीसीसीआई का रोजर बिन्नी, बीसीसीआई का रोजर बिन्नी और ICC का ग्रेग बर्गले, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब है ब्रिक्स के अध्यक्ष, ब्रिक्स के अध्यक्ष बना है, ब्रिक्स जो है ना एक संस्था है, ब्रिक्स जो है एक संस्था है जिसमें 5 देश मिले हुए हैं, तो इस संस्था के जो इसने एक बैंक बनाया है, उसी ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष जो है ना ये बना है डिल्मा रोसेफ है। क्या है? डिल्मा रोसेफ, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान के संगठन के अध्यक्ष, तो हम कल महासचिव बताए थे, ठीक है, सेलेसे के बारे में, विश्व मौसम विज्ञान जो आपके सेट में आया था, लेकिन अध्यक्ष पूछेगा तो अल मंडोर है, ठीक है, अल मंडोर, हाँ, अब्दुल्ला अल मंडोर है, याद रखेंगे। बिहार स्टेट आइकॉन कौन बना है? तो मैथिली ठाकुर, ठीक है, बिहार स्टेट आइकॉन कौन बना है? तो मैथिली ठाकुर, कुमार ठाकुर है, कुमारी नहीं, मैथिली कुमार ठाकुर, लड़की है सर। चलिए ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, जेंडर तो हमको पता नहीं है, लेकिन याद रखिए कि वही बना है। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय कुमार बंगा बने हैं, जो भारतीय मूल के हैं, याद रखिएगा, क्योंकि भारतीय मूल से है तो ये पूछे जाने की ज़्यादा संभावना बनता है, अजय कुमार बंगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें जो अध्यक्ष बने हैं वो त्रिनाद के बने हैं। कहाँ का बने हैं? त्रिनाद के, लेकिन कौन है? डेनिस फ्रांसिस। क्या नाम है उसका? डेनिस फ्रांसिस। वही 77वां जो थे सवा कुरैशी, अभी ये आए नहीं है, 78वां का घोषित ना हो चुका है, लेकिन 77वां जो अभी है वो सवा कुरैशी है, ये हंगरी के हैं। कहाँ के? तो कभी कभी देश भी पूछ लिया जाता है कि सवा कुरैशी कहाँ के थे, तो ठीक है। और ये त्रिनाद के कौन है? तो त्रिनाद के डेनिस फ्रांसिस, डेनिस फ्रांसिस को आपको याद रखना है, अभी नहीं। आगे बोला है FATF, FATF होता है, ठीक है, FATF। तो FATF के जो अध्यक्ष है टी राजा कुमार बने हैं, टी राजा कुमार, जो भारतीय मूल के हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है FATF। अब FATF का क्या काम है? तो कोई भी संगठन अगर आतंकवाद को बढ़ावा देता है,
मतलब कोई भी देश, तो उसको ब्लैक लिस्ट में डालता है या ग्रे लिस्ट में डालता है। तो इसका काम है किसी को ब्लैक लिस्ट में डालना या ग्रे लिस्ट में डालना। ग्रे लिस्ट में जो डाला जाता है उससे व्यापार आप कर सकते हैं, अन्यथा अगर जो ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है उससे कोई व्यापार अंतर्राष्ट्रीय नहीं होना चाहिए। इसीलिए यही काम है FATF का। तो जिसका अध्यक्ष कौन बना है? टी राजा कुमार। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। उसके बाद है, हाँ, ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान था लेकिन अब ग्रे लिस्ट में कर दिया गया। पहले था पाकिस्तान था, एक है कौन है वो तनाशाह उत्तर कोरिया का, उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया। आगे है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। ठीक है, ईरान भी कुछ दिन के लिए ब्लैक लिस्टेड था, शायद अभी भी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख जो है ना वो वोल्कर ट्रक है। ठीक है, याद रखिएगा वोल्कर, ये होगा ऐसे लिखाएगा वोल्कर ट्रक। ठीक है, ये ध्यान में कर लीजिए। यूनिसेफ के प्रमुख कौन बने हैं? तो कैथरीन रसेल, यूनिसेफ के प्रमुख। ठीक है, यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। ILO, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, इसका जो अध्यक्ष है, महानिदेशक है वो गिलबर का। ठीक है, टोंगो होगा, कांगो लिखा गया, टोंगो होगा, क्या होगा? टोंगो, गिलबर टोंगो को याद रखिए, ILO का अध्यक्ष। अब है आगे है आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड होता है इसका पूरा नाम। ठीक है, तो इस इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड का जो अध्यक्ष बने हैं ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है KB सुब्रमण्यम। तो देख लीजिए, ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे जो भारतीय मूल है वो अभी भी परचम लहरा रहे हैं। इंटरनेशनल, ये एक विश्व स्तरीय संगठन है और उसके अध्यक्ष कौन बनाया गया? KB सुब्रमण्यम। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अब थीम आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के थीम क्या है? तो वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। आगे समझ में, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, याद रखिएगा। और 21 जून को जब मनाया गया तो उस समय एक थीम वाक्य रखा जाता है, तो उस थीम वाक्य का है योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। आगे है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को मनाते हैं। थीम था सॉल्यूशन फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर प्लास्टिक, इसको हिंदी में बात करें तो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान होगा। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब समाधान होता है। ठीक है, हिंदी में आया था हमारे ख्याल से उस समय यूडुटेरिया का जब सेट बना रहे थे। आगे बोला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का थीम क्या रहा है? तो इसका रहा है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी याद रखिएगा, इसका जो है ना रहा है थीम। वही है विश्व रेड क्रॉस दिवस के थीम, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। 8 मई को मनाते हैं। ठीक है, 8 मई को मनाते हैं हम लोग रेड क्रॉस दिवस, याद रखिएगा। ये एवरीथिंग वी डू कम फ्रॉम हार्ट इसके थीम रहा है। वही आगे बता दे विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस का जो थीम है, कोई बता सकते हो विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, 4 फरवरी को। तो याद रखिएगा इसका जो थीम रहा है क्लोज द केयर गैप। जो कैंसर दिवस का जो थीम रहा है क्लोज द केयर गैप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कोई बताओ कै तारीख को मनाते हैं? 8 मार्च को। कितने तारीख को? 8 मार्च। तो इसका जो थीम रहा है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1-2 बार अगर देख लीजिएगा तो 100% ऑप्शन आएगा तो आप पहचान लेंगे। तो क्या रहा? इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। बोला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के क्या थीम रहा है? तो साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, साइंस फॉर ग्लोबल, तो साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग होगा। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्या तारीख को मनाते हैं? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय कि 25 जनवरी नहीं, 25 जनवरी होगा, 25 जनवरी देख लो एक बार सर। मतदाता दिवस 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं हम मतदाता दिवस? तो 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को जो है ना हमारा 25 जनवरी 1950 से जो है
वोट देने का अधिकार 1952 51 में जो शुरू हुआ था, तो वह इसी के लेकर के हम मना रहे हैं। 51 में 25 जनवरी 1951 से शुरू हो गया था वोट डालने का, तब से हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बोला है तो इसका मतदाता दिवस का क्या थीम रहा है? बोला है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ये मतदाता दिवस का थीम रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस क्या तारीख को मनाते हैं? विकसित युवा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आपको ध्यान रखना है, विकसित युवा विकसित भारत होगा, ठीक है, विकसित युवा विकसित भारत। विश्व हिंदी दिवस के थीम 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। तो इसका जो है थीम रहा है हिंदी को जनमत भाषा बनाकर बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता भूले। भारतीय प्रवासी दिवस, मैंने कहने का मतलब है हिंदी को जनमत भाषा बनाना बिना उसके महत्ता को भूले बगैर। मातृभाषा को महत्ता नहीं भूलना है और साथ में हिंदी को क्या बनाना है? जनमत भाषा बनाना है। ये चीज़ इसका थीम रहा है। भारतीय प्रवासी दिवस, अब प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं हम लोग, तो इसका जो थीम रहा है व्यासपुरा रिलायबल पार्टनर फॉर, ये नहीं होगा, रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्राम होगा, प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ठीक है, इन अमृतकाल। रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल इस युवा दिवस का थीम, प्रवासी दिवस का थीम रहा है। प्रवासी दिवस का थीम रहा है। विश्व आर्द्र भूमि का क्या रहा है? तो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ठीक है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन विश्व आर्द्र भूमि का थीम रहा है। बोला है 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट। अब ये हमारा थीम खत्म हो गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। हर हाल में पूरा का पूरा एग्जाम में छपने वाला ही थीम लिया गया है, इसलिए ध्यान रखेंगे। 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ये 2021 में आया है। याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष जो है ना, प्रत्येक 2 वर्षों पर आता है। तो यहाँ पे लिखा है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इसके जारी किया जाता है, 2 वर्षों पर जारी किया जाता है। कितने वर्षों पर? 2 वर्षों पर। सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 1987 में। इसमें रीसेट 2 का प्रयोग, मतलब सैटेलाइट रीसेट 2 का प्रयोग किया जाता है। किसी सैटेलाइट, मतलब इसको सर्वेक्षण करने के लिए सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं, उस सैटेलाइट का नाम क्या है? रीसेट 2, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लक्ष्य तय किया गया था कि 33% क्या होगा? वन होना चाहिए। कितना वन होना चाहिए? 33% भागों पर वन होना चाहिए। वनावरण अभी कितना है? 21.71%। और वृक्षावरण होगा यहाँ, ठीक है, वृक्षावरण होगा 2.91। टोटल ओवरऑल अगर मिला के देखा जाए तो वन कितना है? 24.62। ओवरऑल वन कितना है? 24। सीधे वनावरण पूछेगा तो 21 आपको क्या कितना बताना है? 71, ठीक है, 21.71। अगर सीधे वृक्षावरण पूछेगा तो 2.91। अब ओवरऑल पूछेगा कुल वन कितने हैं तो 24। तो 33 से काफ़ी पीछे हैं हम लोग, 33 से काफ़ी पीछे। अभी हमारा जो है ना लक्ष्य तय नहीं, मतलब लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाए हैं। बोला है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वन है, वही दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम कहाँ वन है? हरियाणा में। दूसरे नंबर पर कहाँ है? कौन है? पंजाब। तो याद रखिएगा वनों के सबसे अधिक वन वाला मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। कभी कभी दूसरा नंबर भी पूछ लिया जाता है। सबसे कम में हरियाणा, दूसरे नंबर पर पंजाब। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ है वन का? तो आंध्र प्रदेश में। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। सबसे अधिक कमी कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। मतलब सबसे नुकसान अगर वन का हुआ है तो अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन कहाँ है? तो ये मिजोरम में है, 84.53%। तो याद रखिए क्या पूछा जा रहा है आपको? सीधे वन पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा कि प्रतिशत के आधार पर पूछा जा रहा है? अगर प्रतिशत के आधार पर पूछा जाएगा तो आपका आंसर मिजोरम हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सीधे कि वन सबसे ज़्यादा कहाँ है तो मध्य प्रदेश हो जाता है। इसीलिए दोनों आंसर को जवाब देने से पहले आप देख ले कि परसेंटेज तो नहीं पूछा जा रहा है या डायरेक्ट तो नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ बोला है पुणे केंद्र शासित प्रदेश राज्य की बात किया जाए तो
मतलब पूरे होगा, पूरे केंद्र शासित प्रदेश मतलब पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का बात किया जाए तो 9.3% लक्षद्वीप में है। उस समय ऑप्शन नहीं रहेगा, उस समय ऑप्शन में आपको लक्षद्वीप भी आ जाएगा। बोलेगा कि सबसे प्रतिशत वन कहाँ ज़्यादा है, तो सबसे प्रतिशत वन लक्षद्वीप में है। कहाँ है? लक्ष्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश उस समय ये नहीं कहेगा, सीधे रहेगा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो ओवरऑल अगर पूछेगा तो वहाँ पे आपको लक्षद्वीप आंसर हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल नहीं पूछेगा, राज्य पूछेगा तो मिजोरम परसेंटेज में हो जाता है, और सीधे पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश हो जाता है, याद रखेंगे। सबसे अधिक मैनग्रोव वनस्पति, जो कि मैंने बताया है कि मैनग्रोव वनस्पति का पहली बार सर्वेक्षण उड़ीसा में हुआ है। तो सबसे मैनग्रोव कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कहाँ पे है सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वन? तो पश्चिम। दूसरे नंबर पर गुजरात है, दूसरे नंबर पर गुजरात है। और सबसे अधिक मैनग्रोव की वृद्धि कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में पहली बार इसका जनगणना हुआ है और सबसे ज़्यादा वृद्धि यहीं पे हुआ है, याद रखिएगा। पिछले वर्ष की तुलना में कुल 17 किलोमीटर स्क्वायर होगा, मतलब 17 किलोमीटर स्क्वायर वनस्पति की वृद्धि हुई है। कहाँ पे? टोटल ओवरऑल उड़ीसा में नहीं, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है उड़ीसा में, लेकिन ओवरऑल कितना वृद्धि हुआ है? तो 17 किलोमीटर स्क्वायर, 17 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुआ है मैनग्रोव वनस्पति में। किस वनस्पति में? मैनग्रोव। कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुए हैं, इसको देख लीजिए इंटरनेशनल लेवल पर। तो सेलेस्टियल सेलो जैसा सोले, सेलेस्टियल सोले जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव, पहली महिला महासचिव है, याद रखिएगा, सेलेस्टियल सोले। वही मैनुएला रोकाबुटी, मैनुएला रोकाबुटी, ये जो है ना इक्वेटोरियल गिनी, एक गिनी है, एक इक्वेटोरियल गिनी है, तो वहाँ के महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन है? मैनुएला रोकाबुटी। तो जड़ी बूटी आप याद रख लीजिए, ज़्यादा नहीं कुछ याद रहेगा। तो जड़ी बूटी कहाँ की बनी है? तो गिनी के, ठीक है, गिनी के जड़ी बूटी बनी है। इतना बात ध्यान, कभी कभी नाम याद नहीं होते तो हम ऐसे सोच लेते हैं कि अच्छा गिनी के जड़ी बूटी है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा तो याद हो जाएगा, उस समय ऑप्शन आएंगे तो। ठीक है, आगे बोला है कि दीना बाबोलू आर्ट, दीना बाबोलू आर्ट जो है ना, कहाँ की महिला राष्ट्रपति बनी है? तो पेरू के। ठीक है, पेरू के महिला राष्ट्रपति दीना बाबोलू आर्ट। ठीक है, बाबोलू आर्ट। जॉर्जिया मेलोनी को जरूर याद कर लीजिए, ये इटली के, ये भारत आ चुकी है इसलिए याद रखिएगा। जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है इटली के? जॉर्जिया मेलोनी। वही रेना बर्नानी, ठीक है, रेना बर्नानी सऊदी अरब में महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेना बर्नानी। वही नवरा अल मतरोसी, नौरा होगा, नौरा अल मतरोसी जो है यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। वही है साना रामचंद्रन गुलामी, पाकिस्तान के हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। तो पाकिस्तान में हिंदू महिला असिस्टेंट कौन बनी है? तो साना रामचंद्र गुल बनी। तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना। सेव कर दो।